गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स में लास्ट टाइम हम लोगों ने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में स्टडी किया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ा था। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के आगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कब मिनिमम होगी, कब मैक्सिमम होगा और गॉस थ्योरम क्या है उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो गॉस थ्योरम के स्टेटमेंट आज हम देखेंगे, उसकी प्रूविंग हम लोग कल देखेंगे और साथ में गॉस थ्योरम के कुछ एप्लीकेशंस भी समझेंगे कि गॉस थ्योरम को हम अप्लाई कैसे करते हैं, है ना। गॉस थ्योरम के यूजेस क्या हैं, कहाँ पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में सारी डिटेल हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आप लोगों ने काफ़ी कुछ कल ही स्टडी किया था, अगर आप लोगों को याद होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल जो होता है वो फाई होता है और ये हमेशा स्केलर होती है। इसके स्केलर होने के पीछे की जो वजह है वो ये है कि ये हमेशा दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट होता है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का और दूसरा एरिया वेक्टर का। मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही वेक्टर्स होते हैं, इनके जो डॉट प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमेशा क्या आता है, स्केलर आता है। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो स्केलर है, ठीक है, ई ए। अगर आप इसको एक्सपांड करोगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ पे आ गया फ्लक्स फाई। अच्छा, थीटा जो है ये किसके किसके बीच का एंगल होता है, तो बच्चे लोग आप लोगों को पता होगा कि थीटा जो एंगल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का जो एंगल है उसी को हम लोग थीटा कहते हैं, ठीक है। ये थीटा एंगल उसी के बीच का होता है। थीटा मतलब एंगल है बिटवीन ई और ए के बीच का, ठीक। अब यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू कब मिनिमम और कब मैक्सिमम होगा, तो उसके लिए हम लोग केस देखते हैं, केस नंबर 1 देखते हैं। अगर मान लो थीटा की वैल्यू 0 है, अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो आप जानते हो कि cos 0 जो होता है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। cos की वैल्यू अगर 1 हो गई तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, E इंटू ए आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 1 हो गया। तो ये फ्लक्स की जो वैल्यू है बेटा ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, ये मैक्सिमम है। इसी तरह से केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 में अगर मान लो थीटा की वैल्यू है 90, थीटा की वैल्यू अगर 90 है तो cos 90 कितना होगा, cos 90 हो जाएगी 0, तो फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगा, क्या आएगा बताओ, ई ए, और cos 90 भरोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फ्लक्स की वैल्यू मिनिमम है। अच्छा, क्या इससे भी वैल्यू कम हो सकती है, तो आंसर है हाँ, बिल्कुल हो सकती है। इससे कम केस नंबर 3 में देखिए आप, ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू आप ले लो 180, तो cos 180 की वैल्यू क्या होगी बताइए इसको, और इसको खुद से आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। cos 180 की वैल्यू क्या होनी चाहिए आप लोग खुद बताइए और इसको इस वैल्यूज़ को भी भरिए। तो इसी तरह से थीटा की वैल्यू आप क्या कर सकते हो, वेरियस वैल्यूज़ आप चूज़ कर सकते हो, कोई भी वैल्यू आप थीटा लेके इसमें भर के आप निकाल सकते हो फ्लक्स मिनिमम होगा, मैक्सिमम होगा, या फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन आपने कल ही पढ़ लिया था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ लाइन्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स पासिंग थ्रू द गिवन एरिया। जैसे आपके पास कोई एरिया है तो इस एरिया में से कितने इलेक्ट्रिक लाइंस उसमें से पास हो रहे हैं, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रिक लाइंस पास हों वो ई हो जाता है और जितने एरिया में से पास हो वो ए हो जाता है। और इन्हीं दोनों वेक्टर्स का जैसे ही आप डॉट प्रोडक्ट्स करते हो तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आ जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए हों तो फिर हम इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस लगा सकते हैं, ठीक है, और साथ में हम गॉस थ्योरम को भी समझ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आज के टॉपिक में समझते हैं गॉस थ्योरम। ओके बच्चों लोग, तो गॉस थ्योरम क्या है। गॉस, देखो गॉस जो था साइंटिस्ट था और इसने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशंस करने के लिए इसने हेल्प किया था, ठीक है। किसी भी बॉडी के ऊपर अगर चार्जेस है तो हम उस चार्ज की मदद से, मतलब उसके ऊपर जो चार्जेस है, उस बॉडी के ऊपर जो चार्जेस हैं, उस चार्ज की वजह से बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग गॉस थ्योरम का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो गॉस थ्योरम देखो बहुत ही आसान है, तो यहाँ पर मैं समझा देता हूँ कि गॉस थ्योरम जो है एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। सबसे पहले इसके स्टेटमेंट को समझो। इसका स्टेटमेंट जो है बहुत ही आसान है। गॉस ने कहा था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन नॉट इनटू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, इंक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, ठीक है। ये आपका गॉस थ्योरम है।
तो गॉस थ्योरम क्या है, समझ में आया? गॉस थ्योरम होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल क्या होता है? फाई। तो क्या इस फॉर्मूले को आप ऐसा बना सकते हो? फाई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स टोटल चार्ज। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया और यही फॉर्मूला बेटा जो होता है, यही फॉर्मूला आपका गॉस थ्योरम है। यही गॉस थ्योरम का यही स्टेटमेंट है। अगर आपको याद होगा तो फ्लक्स का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है E A cos थीटा। तो मतलब अगर आपके पास टोटल चार्ज पता है, अगर आपको टोटल चार्ज पता है और अगर आपको एरिया पता हो, अगर आपको थीटा पता हो, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। समझ पा रहे हो? जैसे यहाँ देखो E A cos थीटा 1/एप्सिलॉन इनटू टोटल चार्ज। ठीक है, तो अगर आपको टोटल चार्ज की वैल्यू पता है, एरिया की वैल्यू पता हो, थीटा की वैल्यू पता हो, एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू तो फिक्स होती है। क्या होती है पता है? 8.85 10⁻⁻12। तो ये एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू तो ऑलरेडी नोन है। तो अगर ये सारे वैल्यूज अगर आपको मिल जाएं तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। ये कहना था किसका? गॉस का। ठीक है, यही है गॉस थ्योरम। तो इसके प्रूविंग भी है, एग्जाम में इसके प्रूफ आते हैं कि गॉस थ्योरम प्रूफ करो। तो वो प्रूविंग जो है बहुत आसान है, मैं आपको प्रूविंग करा दूंगा। कल की क्लास में हम लोग प्रूविंग सीखेंगे, लेकिन अभी हम इसके एप्लीकेशन समझेंगे कि गॉस थ्योरम के कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे हम किसी भी बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए सबसे पहला हम लोग हेडिंग डालते हैं आज का और उसमें लिखते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक, ओके, चलिए। आज हम लोग एक एप्लीकेशन सीखेंगे और अगर आप लोगों ने एक एप्लीकेशन अच्छे से सीख लिया तो आप बाकी के भी एप्लीकेशन जो भी हैं वो सब आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहला एप्लीकेशन हम सीखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, गॉस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन जो दिया रहेगा वो इस तरह से दिया रहेगा कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आउटसाइड चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। तो मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर, चार्ज्ड कंडक्टिंग, ठीक है, चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। अच्छा, किसी बच्चे को अगर कहीं डाउट हो तो आप जो है वीडियो फिर से देख सकते हो। ठीक है, वापस से आप लोग ऑप्शंस है अवेलेबल, आप वापस से देखिए उसको। ठीक है, ताकि आप उस इन चीज़ों को वापस से समझ जाइए। ठीक है, तो कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड करना है आउटसाइड चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर, मतलब आपके पास एक स्फीयर है और उस स्फीयर के बाहर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास एक स्फीयर है इस तरह से। अच्छा, देखने में लग रहा होगा सर्कल, पर रियल केस में सर्कल है नहीं है, ये एक स्फीयर है। ठीक है, और उस स्फीयर के सरफेस पे चार्जेस इस तरह से फैले हुए हैं। ये जो है चार्ज है इसके ऊपर इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा, इस स्फीयर का जो सेंटर है उस सेंटर को हम मान लेते हैं O। ठीक, और आपको जो पॉइंट लेना है वो आउटसाइड रहना चाहिए, मतलब इस स्फीयर के बाहर होना चाहिए। तो चलो मैं पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ, पॉइंट मान लो P है। अब ये जो पॉइंट P है, यहाँ से इसकी दूरी, ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं x। ठीक है, इस स्फीयर की जो रेडियस है उसको हम मान लेते हैं r। तो r जो है वो रेडियस है, इसको स्मॉल r ले लेते हैं। ठीक है, स्मॉल r जो है वो रेडियस ऑफ द स्फीयर है और x जो है वो डिस्टेंस है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, लेट अस टेक अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है बताओ, x फ्रॉम O। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। तो हमने यही काम किया, पॉइंट P लिया है x डिस्टेंस पे और इस स्फीयर के सेंटर से ले लिया है। ठीक, तो ये हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे गॉस थ्योरम अप्लाई कर देना है। तो गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए क्या करना है, गॉस ने कहा था कि जो भी आपके पास स्फीयर होगा, जो भी बॉडी होगी, उस बॉडी को हमें एक सरफेस से बंद करना होगा। ठीक है, और वो जो सरफेस होगा वो सरफेस इमेजिनरी होगा। तो मतलब हमें इस स्फीयर को एक ऐसा सरफेस डिसाइड करना होगा कि जो कंप्लीटली इस स्फीयर को क्या कर दे, इनक्लोज कर दे, बंद कर दे। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हम ऐसा सरफेस चूज करेंगे कि थीटा की वैल्यू कितना आ जाए,
थीटा की वैल्यू आ जाए 0। इस हिसाब से हमें सरफेस देखना है, थीटा की वैल्यू 0 आ जाए। तो देखो इस हिसाब का सरफेस निकालने के लिए आप कैसे करोगे, जैसा बॉडी है उसी तरह का आप सरफेस ले लो। तो मोस्टली उसी तरह का सरफेस लोगे तो वो उसमें थीटा भी 0 हो जाती है। ठीक है, तो चलो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। तो मैं अब इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, वहीं से आप इस तरह से एक इमेजिनरी सरफेस ले लेंगे। ठीक है, ये स्फीयर है, एक इमेजिनरी स्फीयर मैंने ले लिया। ठीक है, देख लो यहाँ पे, ये देखो, ये इस तरह से मैंने इमेजिनरी स्फीयर ले लिया। ठीक है, ये इमेजिनरी स्फीयर है और इसी इमेजिनरी स्फीयर को कहा जाता है गॉसियन। इसको चलो मैं इस तरफ लिख देता हूँ। ठीक है, ये जो इमेजिनरी स्फीयर है बेटा, इसी को कहा जाता है गॉसियन सरफेस। ये आपका गॉसियन सरफेस है। ठीक है, तो ये हमारा गॉसियन सरफेस हो गया और ये पॉइंट हो गया। जिस पॉइंट पे निकालना है आपका गॉसियन सरफेस, उसी पॉइंट से पास होना चाहिए। ठीक है, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे। तो हम क्या करेंगे कि पूरे स्फीयर में से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी। जैसे देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड पक्का ऐसे निकलेगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा। क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस क्या करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है कल, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज से निकलते हैं, यानी इलेक्ट्रिक लाइंस निकलते हैं पॉजिटिव चार्ज से। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे जा रही है और जिस तरफ इलेक्ट्रिक लाइंस जाएगी उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरह से जा रहा है चारों तरफ। ठीक है, ऑल डायरेक्शंस में जा रहा है। यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से ऐसे निकल रहा है। ठीक है, तो ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड्स हो गए। ठीक, मैं चारों तरफ बना दिया है, आप लोग भी बना दीजिएगा इसको। इस तरह से चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकल रहे हैं। तो हम पूरे स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना कठिन है, तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा सैंपल लेंगे। ठीक है, छोटा सा एक हमने पोर्शन लेंगे और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर जब आपके ब्लड निकालते हैं तो पूरे शरीर का ब्लड नहीं निकालते, वो क्या करते हैं, थोड़ा सा ब्लड निकालते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं और टेस्ट करके बताते हैं कि बाकी का ब्लड जो है वो उसी प्रकार से है। तो हम भी वही काम करेंगे। यहाँ पे इस स्फीयर में से बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे हैं, लेकिन हम पूरे का नहीं देखेंगे, हम छोटे से पोर्शन का देखेंगे और फिर उसको अच्छे से एग्जामिन करेंगे कि उस छोटे से पोर्शन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। और जैसे ही हमें उसका निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे, फिर बाकी का इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमें बचा हुआ भी सारे पूरे पार्ट का निकल के आ जाएगा। तो चलो यहाँ देख लेते हैं। मान लेते हैं कि हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया। ठीक है, इस तरह छोटा सा एलिमेंट ले लिया। देखिए ध्यान से, इस एरिया का ये जो छोटा सा पोर्शन मैंने लिया है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख देता हूँ, टेक स्मॉल एलिमेंट डी ए। एक छोटा सा एलिमेंट डी ए ले लीजिए। ठीक है, पूरे सरफेस का स्फीयर का एरिया क्या है, ए है, तो छोटा सा जो मैंने एरिया चूज किया है, ये एरिया क्या हो जाएगा, डी ए। छोटा एरिया मतलब डी लिख दिया जाता है, डी ए हो जाएगा। ठीक है, एरिया जो है, अच्छा उसके बाद इस एरिया के ऊपर जो एरिया मैं लिया हूँ, आप इसको चाहें तो मैथमेटिकली ऐसे दिखा सकते हैं, मतलब हर एक एरिया को वेक्टर के थ्रू दिखाया जाता है, जिसे एरिया वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो इस एरिया को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है वो इस तरह से जा रहा है। ठीक, तो ये हमारा डी ए है और ये हमारा ई है। अच्छा, कई बच्चों को ये सोच रहे होंगे कि ये भाई ये लाइन स्ट्रेट क्यों जा रही है, ये क्या चीज़ है। तो मैं बता दूं, यहाँ पे फिजिक्स में अभी आज से आप लोगों को एक नया कॉन्सेप्ट समझना चाहिए एरिया वेक्टर के बारे में। एरिया वेक्टर जो होता है बेटा, वो सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर रहता है। जैसे ये हमारा एरिया है, तो इसका अगर मैं मैथमेटिकली एरिया वेक्टर बनाऊँ तो ऐसा बनाऊँगा कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर ले लूँगा, ऐसे समझ में आया, इस तरह से लेना पड़ेगा कि मतलब ये सरफेस के ऊपर ये इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर जाएगा। तो यहाँ पे ये बहुत छोटा सा एरिया मैंने लिया है, तो इसका परपेंडिकुलर हम ऐसे बाहर की तरफ बनाते हुए दिखाएंगे। ठीक है, तो ये देखो, ये आपका डी ए है, ये आपका ई है, और मैंने क्या बताया था कि हमें ऐसा थीटा लेना है कि जिससे 0 डिग्री बने। तो देखो यहाँ पे 0 बन रहा है क्या, थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता है, डी ए और ई के बीच का। अब देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, तो पैरेलल है तो थीटा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो चलो टेक स्मॉल एलिमेंट डी ए। अब हम क्या करेंगे, इस छोटे से एरिया में से जितना फ्लक्स जाएगा उसी फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे। तो चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, निकालते हैं इस छोटे से एरिया का। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है, लेकिन मेरा एरिया क्या है, छोटा सा है, डी ए है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा अगर एरिया छोटा है तो फ्लक्स भी क्या होगा, छोटा सा होगा, तो इसको आप क्या लिखोगे, d5 लिख दोगे। ठीक है, तो ये आ गया d5, ये हो गया da।
अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू बताओ क्या आएगा, हाउ मच इज योर थीटा। थीटा आप देखिए दोनों पैरेलल है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और cos 0 की वैल्यू क्या होगी, cos 0 इज 1, ठीक है, तो ये 1 हो गया। तो d फाई बराबर क्या आ गया, d फाई इज इक्वल टू आ गया E और dA। तो ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अगर मैं इसका इंटीग्रेट करूं तो मुझे टोटल फ्लक्स निकल के आ जाएगा, ये d फाई है, ये E इंटू डी ए है, ठीक। यहां तक की बात समझ में आ गई, लिख लो इसको। ओके, यहां तक की बात समझ में आ गया ना सब बच्चे को। चलिए मैं देख रहा हूं यहाँ पे कैमरे में, तो यस सारी बातें एकदम क्लियर है। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट इसका, इसमें हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है टोटल बॉडी का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो चलो इसका इंटीग्रेशन करते हैं शुरू, ताकि हम पूरे सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल पाएँ। तो यहाँ पे देख लेते हैं d फाई और ये हो गया E, ये हो गया dA। अब बेटा पूरे सरफेस का अगर हमें देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो हमें इसका इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इधर इंटीग्रेट, इधर भी इंटीग्रेट। और ये बंद है ना, अगर बंद है तो यहाँ पे एक गोला डालना पड़ेगा, यानी ये क्लोज्ड लूप है, और ये भी क्या है, क्लोज्ड लूप। तो ये इस तरह से होता है, ठीक है। अब आप लोगों को अगर इंटीग्रेशन पढ़े हो तो आपको याद होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ जो dx होता है वो x होता है। तो d फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, फाई, ठीक है। जैसे dx का x है तो d फाई का फाई हो जाएगा। अच्छा, उसके साथ अब यहाँ पे देखो जरा, यहाँ dA है और यहाँ E है, तो जिसके साथ d जुड़ा रहता है ना, इंटीग्रेशन उसी का होता है। तो dA और ये E, तो E यहाँ से बाहर हो जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन किसका होगा, सिर्फ dA का होगा। तो dx का x हो गया, तो dA का इंटीग्रेशन क्या होगा, a होगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पे सिर्फ a आ गया, ठीक है। अब मुझे बताओ ध्यान से, a जो है एरिया है और एरिया ऑफ स्फीयर है ये पूरा। तो एरिया ऑफ स्फीयर, कौन से एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाले, इस एरिया की बात कर रहा हूँ, इस स्फीयर का नहीं, इसका देखना है। तो एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा बताओ, एरिया ऑफ स्फीयर होगा 4 पाई x स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर आ गया। और ये आपका फाई की वैल्यू अभी भी गॉस थ्योरम के हिसाब से बताओ क्या आएगा, फाई इज नथिंग बट 1/ε0 इंटू टोटल चार्ज। मान लेते हैं कि इसके अंदर जो टोटल चार्ज है वो q है, तो q 1/ε0, ये गॉस थ्योरम मैंने लगा दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस हिसाब से आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा q और ये हो जाएगा x स्क्वायर। तो आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ में आ गया। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड स्फीयर, ठीक है। अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो कर सकते हैं ग्राफ प्लॉट। अगर x की वैल्यू बढ़ाएंगे, x के बढ़ने से E की वैल्यू घटेगा, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए। तो इसको अगर आप ग्राफ निकालना चाहें तो कैसे निकालोगे आप, यहाँ पे बना के दिखाता हूँ मैं, देखिए जल्दी से। x की वैल्यू के बढ़ाने से E घटेगा, तो मैं एक तरफ बना देता हूँ x और एक तरफ बना देते हैं E, ठीक है। अब जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, E की वैल्यू वैसे वैसे घटेगी, क्योंकि E जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है x स्क्वायर के, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ कैसे आना चाहिए, E के x के बढ़ने से E कम होना चाहिए। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है, आउटसाइड के लिए। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि आउटसाइड के लिए इस तरह से ग्राफ आएगा, ठीक। अब केस नंबर 2 लेते हैं, केस नंबर 2 भी देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट केस नंबर 2, ओके। तो हम लोगों को इतनी बात समझ में आ गया कि किसी भी स्फीयर के आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, लिख लेते हैं यहाँ पे। E इज इक्वल टू E आउटसाइड इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 x स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब केस नंबर 2 निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं आउटसाइड नहीं, ऑन कंडक्टिंग स्फीयर, ऑन चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर, मतलब हमें सरफेस स्फीयर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो कैसे करोगे, जैसे यहाँ देख लेते हैं हमारे पास एक स्फीयर है, ठीक है, ये रहा स्फीयर और इसके ऊपर जो चार्ज है वो मान लेते हैं Q है, इसका जो सेंटर है वो मान लेते हैं रेडियस इसकी R है, ठीक है। अब की बार जो हमें पॉइंट लेना है वो बाहर नहीं लेना है, सरफेस पे लेना है। तो इसके सरफेस पे हमने पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट P है, ठीक है। ये दूरी कितनी हो गई x, क्योंकि सेंटर से पॉइंट की दूरी x होती है।
तो ये x है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो ये x की वैल्यू है क्या वो r के बराबर है? आंसर है हाँ, x और r दोनों इक्वल हैं। तो x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? r लिख सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे कितना आएगा बेटा? बोलो। q एज इट इज रहेगा, 4 पाई एज इट इज रहेगा, एप्सिलॉन 0 भी वैसे ही रहेगा। x की जगह पे क्या रख दोगे? r, तो यहाँ पे आ जाएगा r स्क्वायर। तो ये आ गया आउटसाइड, सॉरी ऑन द सरफेस पे आ गया। ठीक है, अब केस नंबर 3 भी लिख सकते हो आप, केस नंबर 3। तो 3 वाला ये सेकेंड पॉइंट। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, जल्दी से इसको लिख लो, फिर थर्ड पॉइंट समझते हैं हम लोग। ओके चलिए अब थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या करेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड जो लेंगे वो ऑन चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर नहीं लेंगे, बल्कि हम लोग थर्ड केस में क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इनसाइड चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। मतलब हमारे पास एक स्फीयर है, सेम क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे एक स्फीयर है, ठीक है, और इसके ऊपर चार्जेस क्या है? Q है, ठीक है, इसका सेंटर O है, रेडियस R है। ठीक है, अब की बार जो पॉइंट लेना है बेटा वो स्फीयर के अंदर लेना है। तो स्फीयर के अंदर मतलब यहाँ पे ले लिया मैं, ठीक है, यहाँ पे। और ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं x। ठीक, अब अगर आप गॉसियन सरफेस बनाओ, गॉसियन सरफेस तो बनाना ही पड़ता है, तो ये हमारा है गॉसियन सरफेस। ठीक है, ये गॉसियन सरफेस हो गया। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि ये मेरा गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब अगर देखो ध्यान से तो क्या इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है? देखो ध्यान से, ये जो गॉसियन सरफेस है ये, क्या इसके अंदर कोई चार्ज है? आंसर है नहीं। सारे चार्जेस कहाँ पे है? स्फीयर के सरफेस पे है, स्फीयर के अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो मतलब इनसाइड के केस में, ये बात ध्यान से समझो आप, इनसाइड के केस में जो चार्जेस की वैल्यू है वो 0 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताओ, Q/4 एप्सिलॉन 0 x²। ठीक है, तो Q अगर 0 हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इनसाइड जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो आप तीनों बात यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आउटसाइड है वो हमेशा Q/4 एप्सिलॉन 0, ठीक है, x² होता है। सरफेस के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है Q/4 एप्सिलॉन 0 r² होता है। और इनसाइड के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा 0 होती है। ठीक है, तो अगर इसका तीनों का ग्राफ बनाना तो कैसे ग्राफ बनाओगे आप? चलिए ग्राफ बना के दिखा दें, देख लेते हैं। इधर देखो, मैं इन तीनों का ग्राफ बनाते हैं एक साथ। चलो यहाँ पे बना देता हूँ। तो एक तरफ ग्राफ ऐसे बनाते हैं, एक तरफ लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा सेंटर पॉइंट है स्फीयर का, याद है ये स्फीयर है तो इसका है सेंटर पॉइंट O। ठीक, अच्छा देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस है, यहाँ तक हम आएंगे तो ये हमारा सरफेस है, ये हमारा स्फीयर का क्या है? सरफेस। ये सरफेस है, ये सेंटर है, तो बीच में क्या हो जाएगा? इनसाइड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सरफेस हो गया और इधर का हिस्सा क्या होगा? आउटसाइड होगा। ठीक है, आउटसाइड। तो देखो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इतनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मतलब सरफेस पे आपको कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो जितना आएगा मैंने इसको इधर बना दिया सरफेस वाला। और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, मतलब इसके अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होती ही नहीं है। तो इनसाइड के केस में क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड 0। और आउटसाइड के केस में क्या होता है? जैसे जैसे x बढ़ेगा E वैसे वैसे, जैसे जैसे x बढ़ेगा E वैसे वैसे घटेगा। तो यहाँ पे ग्राफ इस तरह से आएगा। तो ये पूरे स्फीयर का आपका ग्राफ भी बन के तैयार हो गया। ठीक है, होप आप लोगों को बात समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।